ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैलेट बॉक्स में बैलेट डाल रहे हैं। दूसरी तस्वीर में मनमोहन सिंह बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल रहे हैं। आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। देश भर के एमएलए एमपी वोट डाल रहे हैं। राज्यसभा के, लोकसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के। सोचिए, जब इनको वोट डालना है तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। अरे साहब, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। ईवीएम से चुनाव कराइए। जितने राज्य है वहां एक एक दिन चुनाव कराइए, फिर स्ट्रांग रूम में रखवाइए, 1 महीने बाद काउंटिंग होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा सिर्फ विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में। ऐसा क्यों होगा ये इस वीडियो से समझ जाइएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत में पहले जाति का राजा हुआ करता था। कब? जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद, उससे पहले भारत में डेमोक्रेसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य था, घनानंद था, सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक ऐसा राजा जिन्होंने अपने बेटा और बेटी को राजा नहीं बनाया, धम्म के प्रचार में भेज दिया, महेंद्र और संघमित्रा। उसके बाद जब इस देश में मनुवाद आया, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की, उसके बाद राजा और रानी पेट से पैदा होने लगे, मेरिट से नहीं। बाबा साहब ने इसको खत्म किया संविधान लागू करके 1950 में। लेकिन उसके बाद इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को वोट का अधिकार तो मिल गया था, लेकिन वो वोट डालने नहीं जाते थे। जब वो वोट डालने जाते थे तो उनको जाति सूचक गालियां दी जाती थी। जातिवादी, मनुवादी गुंडे उनका वोट डाल देते थे, या उनको वोट डालने से रोकते थे, या उनका वोट लूट लेते थे। बाबा साहब वो नहीं कर पाए। उसके बाद आए मान्यवर कांशीराम साहब। कर्पूरी ठाकुर का दौर था। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जैसे तमाम बड़े नेता हुए। उन्होंने नारा दिया मान्यवर साहब ने कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। लोग कहते हैं कि एक कहावत है, सच्चाई है झूठ है मुझे नहीं पता। बाबा साहब जब संविधान लागू करके बाहर निकल रहे थे संसद भवन से, तो कोई एक ब्राह्मण नेता थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप बहुत खुश लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मैंने ऑपरेशन कर दिया, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा कोई राजा, अब बैलेट पेपर से पैदा होगा और बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। उन्होंने कहा कि आपकी समाज का वोट हम खरीद लेंगे, और ये चलता रहा, आज भी चल रहा है। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम साहब आए तो एक चेतना आई और उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। ये युगांतकारी, क्रांतिकारी नारा था। लेकिन उसी के बाद इस देश में ईवीएम ले आया गया। जब बहुजन समाज के लोगों ने वोट डालने का अधिकार समझा, जब वोट डालने लगे, जब 90 के दशक में संसद में एससी, एसटी, ओबीसी का बोलबाला हो गया, शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल चौधरी, चरण सिंह जैसे लोग प्रधानमंत्री बनने लगे, तभी इस देश में ईवीएम लाया गया। कोशिश कांग्रेस ने की। राजीव गांधी 412 सीट जीत के आए थे। मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल से चलकर राजीव गांधी को सड़कों पर ला दिया, और उसके बाद बीजेपी ने ईवीएम से चुनाव कराना शुरू करा दिया। ईवीएम से भी चुनाव होता था, ठीक था, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव 5 दिन में होता था बैलेट से, उसको महीनों कराया जाने लगा। यूपी जैसे राज्यों में 1-1 महीने का चुनाव होता है, बिहार में 1-1 महीने का चुनाव होता है, और वो भी ईवीएम से। उसके बाद जो खेल होता है आपके सबके सामने है। जब ईवीएम इतना ही अच्छा है तो राष्ट्रपति का चुनाव क्यों नहीं? जब ईवीएम इतना ही अच्छा है, एक साधारण हम लोग प्रेस क्लब में सेक्रेटरी चुनते हैं, प्रेसिडेंट चुनते हैं, उसका भी चुनाव बैलेट पेपर से होता है। इस देश में ईवीएम एक बड़ा घोटाला है, विश्वसनीयता खो चुका है। दुनिया के 3 गरीब देशों में ही ईवीएम से चुनाव होता है, वेनेजुएला, ब्राजील, भारत, और एक कोई अफ्रीका का राष्ट्र है। अमेरिका, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान जैसे देशों में चुनाव ईवीएम से नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है। तो सोचिए, आज राष्ट्रपति का चुनाव है। मैंने सोचा कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि क्या बहुजनों की हकमारी इस ईवीएम से तो नहीं हो रही है? आप सबको पता है कि ईवीएम की विश्वसनीयता संदिग्ध है। आप सोचिए,
लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। क्या क्या मैनेजमेंट है। आप टोल से जा रहे हैं। मैं एक बार चुनाव आयोग के दफ्तर गया था, मेरे साथ घटना हुई है। चुनाव आयोग की पीसी में मैंने पूछा कि ईवीएम की, चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था कि कोई बिना ईवीएम को छुए ईवीएम को हैक कर दे। खैर ये भी मैं नहीं मानता हूं कि ईवीएम हैक होता है। ईवीएम बदला तो जा सकता है, आसान है। तो सोचिए, जब आप टोल पे जाते हैं तो एक स्टिकर लगा होता है। आपकी गाड़ी में कोई इंटरनेट है क्या? पैसा कट जाता है। जब आप रेड लाइट पे जाते हैं ना तो फिक्स किया गया है, कोई इंटरनेट है क्या कि 32 सेकंड में रेड होगा, 40 सेकंड में ग्रीन होगा, 5 सेकंड में पीला होगा। ये सब इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो ईवीएम ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और इसको लेकर इस देश के लोगों को आंदोलन चलाना चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी जो है वो गिर भी है। आप सोचिए ईवीएम इस देश के लिए कितना बड़ा घातक है। और लोग कह रहे हैं कि जब तक अब ईवीएम रहेगा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में नहीं आ सकती हैं। और सोचिए किस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में जब बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है तो देश का आम चुनाव क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन वो तो नकारापन है इस देश के विपक्षी नेताओं का, जो एक सुर में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी मौसेरा भाई है, नागनाथ है, सांपनाथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कम से कम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को इस सवाल उठाना चाहिए कि हम वोटर हैं, हमको ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोट करना है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ कोई बोलने वाला है। खैर, आज राष्ट्रपति पद का चुनाव है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहला आदिवासी राष्ट्रपति कैंडिडेट चुनाव लड़ रही हैं। हो सकता है वो राष्ट्रपति बन जाएं। इससे पहले एक राष्ट्रपति कैंडिडेट थे आदिवासी पीएस संगमा, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। द्रौपदी मुर्मू महिला कैंडिडेट हैं। वही मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया है विपक्ष ने, जबकि वो धनखड़ साहब को बीजेपी ने बनाया है। देखते हैं बाजी किसके हाथ लगती है। लेकिन यशवंत सिन्हा का ये जाते जाते वीडियो देखिए, वो बता रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव का क्या मायने है। राष्ट्रपति चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। हमारे देश के सामने विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है संविधान की रक्षा की। हमारा संविधान और संविधान के मूल्य आज खतरे में है और ये राष्ट्रपति चुनाव तय करेगा कि जिस दो रास्ते पर देश खड़ा है उसमें कौन सा रास्ता हम चुनते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रपति का चुनाव देश के भविष्य के चुनाव के साथ जुड़ गया है और इसीलिए मैं जितने इस चुनाव में वोटर्स हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अगर वो वोट मुझे देते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो अवश्य उठाऊंगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें राष्ट्रपति के पद पर एक बोलने वाला उम्मीदवार चाहिए। सवाल तो है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल अलग है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला है, उनका सम्मान है। उम्मीद है वो राष्ट्रपति पद पर जाकर इस देश की संविधान की रक्षा करेंगी। पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा है। इससे पहले भी के आर नारायणन साहब राष्ट्रपति बने हैं। क्या शानदार ट्रैक रिकॉर्ड था, और वो भी राष्ट्रपति तब बने जब जनता दल की सरकार थी। तो सोचिए, एक समय ऐसा आया था, क्रांति कुमार ने अच्छा लिखा, एक समय ऐसा आया था कि संसद में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का वर्चस्व हो गया था। वो 90 का दशक याद कीजिए, वो 90 का प्रधानमंत्री याद कीजिए, दबगौरा, गुजराल, बीपी सिंह, ये सब लोग का दौर याद कीजिए। एससी एसटी ओबीसी के लोग रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, तमाम मंत्रालय संभाल रहे थे। मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव, बोलबाला था। उसी समय बाबा साहब को भारत रत्न मिला। लेकिन उसके बाद ईवीएम ने इस देश का धाराशायी कर दिया और धीरे धीरे ओबीसी की संख्या संसद में घटती जा रही है। एससी एसटी तो रिजर्व सीटों पर चुनाव जीत कर आ ही जाते हैं। तो सोचिए, 90% आबादी वाली जनसंख्या के हिस्से में लाचारी है, बेबसी है, भुखमरी है, गरीबी है। खैर, जाते जाते यशवंत सिन्हा का ये वीडियो देखिए जिसमें वो कुछ कह रहे हैं।
कि राष्ट्रपति के लिए क्या ज़रूरी है। मैं यशवंत सिन्हा का एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। इस आदमी के हाथ खून से रंगे हैं, ये आदमी घोर संगी है, बीजेपी में शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को इस वीडियो से सीखना चाहिए। अगर आप जिम्मेदार पदों पर हैं तो अपने जेहन से डर निकालिए। डर कितना खतरनाक होता है उसकी एक वानगी देखिए। राजस्थान में एक शेड्यूल कास्ट के वाल्मीकि समाज के इंजीनियर का हाथ पैर की हड्डियां तोड़ दी गई। एक सवर्ण MLA है, उसने जमानत ले ली है और वो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। इस जेहन से आपको डर निकालना पड़ेगा और ये वीडियो डर निकालने में आपकी मदद करेगा। इसको सुनिए और सोचिए कि क्या इस देश में EVM ने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।